हम आनुवांशिकी से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से कुछ परिभाषाएं जैसे कि जीव, युग्म विकल्पी, समयुग्मजीव, विषमयुग्मजीव, लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप आदि परिभाषाओं का अध्ययन कर चुके थे। आज जो शेष परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सर्वप्रथम बात करते हैं एकल संकर संकरण की। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी, यानी वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए उसे एकल संकर संकरण कहा जाता है। या वह संकरण जो एक जोड़ी युग्म विकल्पी के आधार पर हो, यानी वह संकरण जो एक युग्म विकल्पी या एक जोड़ी युग्म विकल्पी के आधार पर हो, तो उस संकरण को क्या कहा जाता है, एकल संकर संकरण कहा जाता है। तो देखिए जो मैंने परिभाषा बोली है वो क्या है, यानी वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए उसे किस नाम से जाना जाता है, एकल संकर संकरण के नाम से जाना जाता है। या देखो इसकी दूसरी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, यानी वह संकरण जो एक जोड़ी युग्म विकल्पी के आधार पर हो, उसे भी क्या कहा जाता है, एकल संकर संकरण कहा जाता है। तो आप देखिए जो हमारे पास परिभाषा है क्या है कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए। क्या बात कर रहे हैं हम, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो उसे किस नाम से जाना जाता है, एकल संकर संकरण के नाम से जाना जाता है। या फिर हम क्या कह सकते हैं इसके अलावा कि वह संकरण जो एक जोड़ी युग्म विकल्पी के आधार पर हो, यानी वह संकरण जो केवल किसके आधार पर हो, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के आधार पर हो। जैसे कि हम बात करें एक लक्षण की, तो हमने एक लक्षण लिया जैसे कि लंबाई। तो लंबाई का क्या है, एक लक्षण है। अब इस लंबाई के लक्षण में दो क्या पाए जाएंगे, विकल्पी या युग्म विकल्पी। और वो दो युग्म विकल्पी यहाँ पे क्या होंगे, एक हम बात करते हैं लंबे की या लंबा पाकर, एक लक्षण क्या हो गया, लंबा, और दूसरा लक्षण क्या है इसमें, बौना। यानी क्या बात कर रहे हैं हम कि लंबाई का क्या है, एक लक्षण, यानी इस संकरण में केवल किसका अध्ययन किया जाएगा, लंबाई का। इस संकरण में केवल किसका अध्ययन किया जाएगा, लंबाई का। और लंबाई के यहाँ पे क्या हो गए, युग्म विकल्पी, एक क्या हो गया लंबा और एक क्या हो गया बौना। और लंबे के लिए हम कारक किसका प्रयोग करते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, यदि शुद्ध लंबा है तो। और बौना है या शुद्ध बौना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, छोटे टी और छोटे टी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक जोड़ी युग्म विकल्पी। और जब एक जोड़ी युग्म विकल्पी का क्या करवाया जाए, संकरण, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, एकल संकर संकरण के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि इसमें संकरण होता है
कैपिटल टी और दूसरा हमारे पास क्या है होने के लिए छोटा टी और छोटा टी। जब इनमें क्या होगा संकरण, तो ये किस नाम से जाना जाएगा? एकल संकर संकरण के नाम से जाना जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो दूसरा जो हमारे पास जो परिभाषा है वो क्या है? द्विसंकर संकरण की। इसकी परिभाषा में क्या होगा? वहां पे क्या था एकल संकरण में कि एक लक्षण की वंशागति का, तो यहाँ पे क्या होगा कि वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, या वह संकरण जो दो जोड़ी कितनी दो जोड़ी युग्म विकल्पी के आधार पर हो, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। तो क्या परिभाषा बोली मैंने कि वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए, उसे किस नाम से जाना जाएगा? द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाएगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं? दो जोड़ी युग्म विकल्पी, दो जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य होने वाला जो संकरण है वो किस नाम से जाना जाएगा? द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो लक्षणों की वंशागति। तो यहाँ पे दो लक्षण, जैसे कि हमने लिया, एक तो हमने ले लिया बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का रंग। अब देखिए बीज पत्र का जो रंग है उसमें एक क्या होगा? प्रभावी लक्षण होगा, और एक क्या होगा? अप्रभावी लक्षण होगा। तो जो प्रभावी लक्षण है वो कौन सा है? एक तो इसमें क्या हो गया? प्रभावी, और एक क्या हो गया? अप्रभावी। तो बीज पत्र के रंग में जो प्रभावी लक्षण है वो कौन सा है? पीला, और अप्रभावी कौन सा है? हरा। ठीक है, एक लक्षण तो हमने ये लिया। दूसरा लक्षण हमने लिया बीज का या बीज की आकृति। क्या कह सकते हैं? बीज की आकृति। और जो बीज की आकृति है इसके भी वो दो क्या होंगे? लक्षण। एक क्या होगा? प्रभावी, और दूसरा क्या होगा? अप्रभावी। जो प्रभावी लक्षण है वो क्या होगा? गोलाकार। बीज की आकृति कैसी है? गोलाकार। या फिर हम क्या कह सकते हैं अप्रभावी लक्षण के लिए? झुर्रीदार। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, देखो ये हमारे पास कितने जोड़ी युग्म विकल्पी हो गए? एक जोड़ी और एक ये जोड़ी। तो कितनी जोड़ी हो गई? दो जोड़ी। क्या है? युग्म विकल्पी। और इनके मध्य जब क्या होगा? संकरण, तो वो किस नाम से जाना जाएगा? द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाएगा। अब देखो इसी में हम अगर बात करें कि कितने लक्षणों की वंशागति होगी? दो लक्षणों की। तो एक लक्षण हमारे पास क्या है? बीज पत्र का रंग, और दूसरा लक्षण क्या है? बीज की आकृति। इन दोनों लक्षणों की क्या होगी? वंशागति होगी। इस कारण इसे क्या बोला गया? द्विसंकर संकरण के नाम से जाना गया। अब हम आगे बात करेंगे जो परिभाषा है हमारे पास। तो
अगली जो परिभाषा है हमारे पास वो है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो दोनों को हम साथ साथ में पढ़ लेते हैं अंतर से। तो हमने एक तरफ लिखा प्रभावी लक्षण और दूसरी तरफ हमने लिखा अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण, यदि हम बात करें कि प्रभावी लक्षण क्या होगा, यानी वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करे या स्वयं की क्या दे, अभिव्यक्ति दे, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रभावी लक्षण के नाम से जाना जाता है। तो फिर अप्रभावी लक्षण की परिभाषा क्या होगी? यानी वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत नहीं करते हैं या अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं करते हैं। सीधी सी अगर बात करें तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? अप्रभावी लक्षण के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए क्या परिभाषा हुई, यानी वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को या स्वयं को अपने आप को प्रकट करते हैं या अपने आप की क्या देते हैं? अभिव्यक्ति, अपने आप को प्रकट करते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? प्रभावी लक्षण के नाम से जाने जाते हैं। जबकि यहां पे इसकी परिभाषा क्या होगी? यानी वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, क्या कहलाएंगे? अप्रभावी लक्षण। प्रकट नहीं करने का मतलब अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे रहे, या फिर हम देखें कि इनकी अन्य परिभाषा क्या होगी। तो देखिए हम ऐसा भी कह सकते हैं, किसी लक्षण के दो विकल्पी स्वरूपों में जो रूप F1 पीढ़ी में अभिव्यक्ति दे वो किस नाम से जाना जाएगा? प्रभावी लक्षण के नाम से जाना जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगी परिभाषा में? किसी लक्षण के दो विकल्पी रूपों में से जो रूप F1 पीढ़ी में क्या नहीं दे? अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे, या प्रकट नहीं हो, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? अप्रभावी लक्षण के नाम से जाना जाएगा। यदि हम उदाहरण की बात करें तो देखिए क्या होगा, इनका उदाहरण से इनको समझे। तो जैसे कि हम बात करें विषम युग्मजी, हमारे पास कागज है बड़ा टी और छोटा टी, और ये किसका है? F1 पीढ़ी का। यदि हम इसमें से बात करें F1 पीढ़ी में, और ये हमारे पास क्या है? विषम युग्मजी। अब विषम युग्मजी में यदि ये बड़ा टी F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को क्या करता है? प्रकट करता है, प्रकट
तो यह लक्षण क्या कहलाएगा? प्रभावी लक्षण। और ये प्रकट कौन सा हो रहा है? लंबेपन का। तो लंबेपन का जो लक्षण है जो कि F1 पीढ़ी में क्या होता है? प्रकट होता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रभावी लक्षण के नाम से जाना जाता है। जबकि इस तरफ हम देखें तो वही हमारे पास क्या है? बड़ा टी और छोटा टी। अब इसमें यदि बात करेंगे, ये जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी में जो छोटा टी है यह अपने प्रभाव को प्रकट नहीं करता है। प्रकट नहीं करता है। जब ये प्रकट नहीं करता है तो यह किस नाम से जाना जाएगा? अप्रभावी लक्षण के नाम से। तो ये किस नाम से जाना जाएगा? अप्रभावी लक्षण के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारे पास शेष परिभाषाएं हैं उनके बारे में। अगली जो परिभाषा है हमारे पास है जनक पीढ़ी की। तो जनक पीढ़ी की परिभाषा क्या होगी? यानी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाए उन्हें जनक पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। क्या परिभाषा बोली मैंने? संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य क्या करवाया जाए? क्रॉस। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जनक पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो क्या परिभाषा बताई? संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य क्या करवाया जाए? क्रॉस। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जनक पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये तो हमारे पास किसकी परिभाषा हुई? जनक पीढ़ी की। अब आगे हम बात करें तो हमारे पास जो अगली परिभाषा आती है वो आती है F1 पीढ़ी की। किसकी परिभाषा आएगी? F1 पीढ़ी की। तो यहाँ पे F1 पीढ़ी की परिभाषा क्या होगी? यानी जनकों के मध्य क्रॉस करवाने से, जनकों के मध्य क्रॉस करवाने से प्राप्त होने वाली संतति क्या कहलाएगी? F1 पीढ़ी कहलाएगी। तो क्या हुई हमारे पास परिभाषा? जनकों के मध्य, जनकों के मध्य क्रॉस करवाने से प्राप्त संतति क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी कहलाती है। तो क्या परिभाषा बनी? F1 पीढ़ी की जनकों के मध्य क्रॉस करवाने से प्राप्त संतति F1 पीढ़ी कहलाती है। अब हमारे पास जो दूसरी परिभाषा है इसी से मिलती जुलती वो है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी की परिभाषा क्या होगी? F1 पीढ़ी के मध्य स्वपरागण से प्राप्त संतति क्या कहलाती है? F2 पीढ़ी।
तो क्या बनी परिभाषा, F1 PD के मध्य क्या हो रहा है, स्वपरागण, और जब इनके मध्य क्या होगा, स्वपरागण, तो स्वपरागण से जो प्राप्त होगी पीडी वो किस नाम से जानी जाएगी, F2 PD के नाम से जानी जाती है। अब हम आगे बात करते हैं एक नई परिभाषा की, और वो नई परिभाषा हमारे पास है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण, देखो व्युत्क्रम संकरण की परिभाषा क्या होगी, वह संकरण जिसमें जनकों को या जनकों के लिंगों को उत्क्रमित करके, उत्क्रमित का मतलब परिवर्तित करके उनके मध्य संकरण करवाया जाए तो उसे इस नाम से जाना जाता है, व्युत्क्रम संकरण के नाम से जाना जाता है। यानी परिवर्तित क्या हो रहे हैं, लिंग किसके हो रहे हैं, जनकों के। तो क्या बोलेंगे परिभाषा में कि वह संकरण जिसमें जनकों के लिंगों को उत्क्रमित, और उत्क्रमित का मतलब क्या होता है, परिवर्तित करके, जनकों के लिंगों को उत्क्रमित या परिवर्तित करके जो संकरण करवाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, व्युत्क्रम संकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक पादप है A और दूसरा है B पादप, इस A पादप का क्या लिया, नर, और B पादप का क्या लिया, मादा। अब जो A पादप है जो कि क्या है, नर, जो कि A पादप है वो क्या है, नर, इस नर का जो क्या है युग्म विकल्पी वो क्या लिया, कैपिटल T और कैपिटल T, जबकि मादा का यहाँ पे क्या लिया, छोटा t व छोटा t। अब इनके मध्य क्या होगा, क्रॉस होगा। तो यह तो हमारे पास कौन सा संकरण हुआ, पहला संकरण। अब हम इस A पादप और B पादप के मध्य दूसरा संकरण और करवाना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे, दूसरी बार यानी A पादप और ये क्या है, B पादप, इस बार A पादप के जो लिंग है उस लिंग को क्या करेंगे, या इस लिंग को क्या किया जाता है, उत्क्रमित किया जाता है। और उत्क्रमित करेंगे तो यहां पे नर की जगह क्या आएगा, मादा, और यहां पे क्या होगा, नर। अब मादा का क्या लेंगे, कैपिटल T, और नर का क्या होगा, छोटा t और छोटा t। तो यह संकरण कौन सा होगा, दूसरा संकरण। अब आप ध्यान दें, अब यहां पे हमारे पास एक तो पहला संकरण और ये क्या है, दूसरा संकरण। इन दोनों का जो ये संकरण है, पहला संकरण दूसरे संकरण का क्या है, व्युत्क्रम है। यानी इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। पहला संकरण दूसरा संकरण का क्या है, उल्टा है। इस कारण यह संकरण जो ये पूरा प्रोसेस है वो किस नाम से जाना जाता है, व्युत्क्रम संकरण, कि जिसके अंतर्गत जनकों के लिंगों को क्या किया जाता है, उत्क्रमित या परिवर्तित किया जाता है, कि नर को मादा और मादा को नर में बदला जाता है। और ऐसा संकरण क्या कहलाता है, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है।
अब हम आगे बात करते हैं कि जो मेंडल के आनुवंशिकता या मेंडल के वंशागति के नियमों के बारे में। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल के वंशागति के नियम। और वंशागति के जो नियम हैं, मेंडल के 3 नियम हैं। उन 3 नियमों की यहाँ पे हम अब चर्चा करेंगे, जिसमें से जो पहला नियम है वह है प्रभाविता का नियम। पहला कौन सा है? प्रभाविता का नियम। और दूसरा है पृथक्करण का। और जो तीसरा नियम है वह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अगला टॉपिक है हमारे पास मेंडल के वंशागति। मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकता के नियम। और ये नियम कितने हैं? 3। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल की वंशागति के कितने नियम हैं? 3, जिसमें से पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इन तीनों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम किसके बारे में बात करेंगे? प्रभाविता के नियम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास पहला नियम है वो क्या है? प्रभाविता का नियम। जो पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम देखिए क्या है, यानी जो यह नियम है वह मेंडल के एकल संकरण प्रयोग पर आधारित है। अब आप जानते ही हो कि एकल संकरण का मतलब क्या होगा, कि वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का क्या हो? अध्ययन हो। तो हमने क्या बात की कि जो प्रभाविता का नियम है वो किस पर आधारित है? एकल संकरण पर। जब ये एकल संकरण पर आधारित है तो क्या होगा कि इस प्रयोग के अंतर्गत केवल एक लक्षण की क्या होगी? वंशागति। केवल एक लक्षण की क्या होगी? वंशागति। इस नियम के अंतर्गत जनक पीढ़ी से या जनक से कौन सी पीढ़ी प्राप्त की जाती है? F1 पीढ़ी प्राप्त की जाती है। यानी मैंने क्या बोला कि इस प्रभाविता के नियम के अंतर्गत जनक पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। अब देखिए कि F1 पीढ़ी कैसे प्राप्त होगी? तो जब समय युग्मजी लंबे पौधों का संकरण समय युग्मजी बोने पौधों के साथ करवाया जाए तो उससे कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो मैंने क्या बोला कि समय युग्मजी
कौन से पादप हैं? लंबे। और दूसरे पादप कौन से हैं? समयुग्मजी। बोने पादप। जो समयुग्मजी लंबे पौधे हैं, इनका जो संकरण है वो समयुग्मजी बोने पौधे के साथ करवाया जा रहा है। तो समयुग्मजी लंबे का मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी। समयुग्मजी बोने का मतलब कि दोनों समान हैं जिसमें युग्म में विकल्पी, तो इसका क्या होगा? छोटा टी व छोटा टी। अब जब इनके मध्य क्या होगा? संकरण, तो इससे क्या प्राप्त होगी हमें? F1 पीढ़ी। और संकरण होगा तो ये किस में बटेंगे? पहले युग्मकों में बटेंगे। तो देखिए एक बार इसको दोबारा। क्या बोला हमने? समयुग्मजी। कौन से पादप हैं? लंबे। और इधर कौन से हैं? समयुग्मजी बोने पादप। ये हमारे पास क्या है? जनक पीढ़ी। जब समयुग्मजी लंबे का मतलब यहाँ पे क्या होगा? बड़ा टी और बड़ा टी। इसका मतलब छोटा टी में छोटा टी। इनके मध्य क्या होगा? संकरण होगा। संकरण से यहाँ पे क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। इसके भी क्या बनाएंगे हम? युग्मक बनाएंगे। तो ये क्या है? युग्मक है। ये वाला और ये चारों क्या है हमारे पास? युग्मक है। अब इन युग्मकों में क्या होगा? संकरण या क्रॉस होगा। तो देखिए इसका संकरण किसके साथ होगा? इसके साथ, यानी बड़ा टी किसके साथ संकरित हो रहा है? छोटे टी के साथ। तो क्या बनेगा? बड़ा टी छोटा टी। इसके बाद देखिए फिर से क्या हो रहा है? संकरण। और इसका किसके साथ है? छोटे टी के साथ। तो क्या बनेगा? वही सेम, बड़ा टी छोटा टी। अब देखिए ये वाला युग्मक क्या कर चुका है? संकरण। अब कौन सा युग्मक बचा है? ये वाला युग्मक। तो ये वाला युग्मक पहले किसके साथ करेगा? इसके साथ। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? बड़ा टी और छोटा टी। और अब ये वाला इसके साथ। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? बड़ा टी और छोटा टी। यदि आप ध्यान पूर्वक देखें तो यहाँ पे चारों जो पौधे बन रहे हैं या जो सभी पौधे बन रहे हैं वो कैसे हैं? इसमें जो युग्म विकल्पी है वो एक बड़ा टी है और एक क्या है? छोटा टी। और ये वाली जो पीढ़ी है वो क्या है? किस नाम से जानी जाएगी? F1 पीढ़ी के नाम से जानी जाएगी। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हैं? लंबे। F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हैं? लंबे। अब लंबे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ये बड़ा टी है वह क्या है? प्रभावी लक्षण है। और जो छोटा टी है वो कौन सा है? अप्रभावी लक्षण है। तो जो बड़ा टी है वह अपने प्रभाव को प्रकट कर रहा है, जबकि छोटा टी अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो प्रभावी लक्षण है वह अप्रभावी लक्षण को यहाँ पे प्रकट नहीं होने देता है। इस कारण F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे हैं? लंबे हैं। तो हम कह सकते
सकते हैं यहाँ पे F1 पीढ़ी में सभी पादप अशुद्ध लंबे हैं, अशुद्ध लंबे हैं। और यहां पे आप ध्यान दीजिए कि जो लंबेपन का जो लक्षण है वो किस नाम से जाना जाएगा? प्रभावी लक्षण के नाम से जाना जाएगा। जबकि बौनेपन का जो लक्षण है वो किस नाम से जाना जाएगा? अप्रभावी लक्षण के नाम से जाना जाएगा, अप्रभावी लक्षण। अब आप यहां पे देखिए कि क्या अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। यदि दिखाता तो A1 पीढ़ी में भी कैसे पौधे प्राप्त होते? बोने, जो कि यहाँ पे है नहीं। अतः A1 पीढ़ी में केवल कौन से पौधे अपना प्रभाव दिखा रहे हैं? लंबेपन का। लंबेपन का मतलब प्रभावी लक्षण। तो ध्यान देना, इस कारण इस नियम को क्या नाम दिया गया? प्रभाविता का नियम। क्यों कहा गया प्रभाविता का नियम? क्योंकि A1 पीढ़ी के अंतर्गत केवल प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव दिखाता है। जब A1 पीढ़ी के अंतर्गत प्रभावी लक्षण ही अपना क्या दिखा रहा है? प्रभाव। तो स्वाभाविक बात है कि क्या नाम दिया जाएगा? प्रभाविता का नियम के नाम से इसको जाना जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभाविता के नियम में जनक पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई? A1 पीढ़ी। और A1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे हैं? अशुद्ध लंबे हैं। इसके आगे जो नियम है वो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।